अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं गजनी सल्तनत को और गौरी सल्तनत को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है ये रहा दिल्ली सल्तनत का, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। इसमें मुख्तलिफ डायनेस्टीज आती हैं, जिसमें स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी हो गई और सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी हो गई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी को। स्लेव डायनेस्टी जो है वो 1206 से लेकर 1290 तक का ही रहा है। इसमें मुख्तलिफ जो है हुक्मरान आते हैं। सबसे पहला जो हुक्मरान होता है स्लेव डायनेस्टी का, वो कौन होता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है जी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसे हम दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर कह सकते हैं। ताजपोशी इसकी लाहौर के अंदर होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और जो पहला कैपिटल था वो इसका लाहौर था, उसके बाद इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका टेन्योर है वो 1206 से लेकर 1210 तक का है। इसने कुतुब मीनार दिल्ली भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार करवाया था। और इसके अलावा जो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम थी दिल्ली के अंदर, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तैयार करवाई। बेसिकली जो बख्तियार काकी होते हैं, ये पीर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुब मीनार जो था वो इन्हीं से रिलेटेड तैयार किया गया था। उसके बाद लख बादशाह भी इनको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बादशाह भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर में पोलो गेम, जिसे चोगा गेम भी कहते हैं, पोलो गेम खेलते हुए लाहौर में इनकी डेथ होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इस टाइम अनारकली बाजार लाहौर में बरीड है। इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश वो हुक्मरान बनते हैं। ये इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये आल्सो जो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, 1210 के अंदर आराम शाह जो कि सन था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो टेक ओवर कर लेता है अपने वालिद साहब की डेथ के बाद। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है तो उनका बेटा आराम शाह जो होता है वो फ़ौरन टेक ओवर करता है। लेकिन कुछ इंतज़ामी वजूहत वो नहीं संभालने होने की वजह से वो क्या करता है कि 1211 के अंदर इसकी हुक्मरानी जो है वो अल्तमश के पास आ जाती है और वो इससे हुकूमत छीन लेता है। आराम शाह से अल्तमश हुकूमत छीन लेता है। उसके बाद अल्तमश जो है वो कुतुब मीनार को और मस्जिद जो कुव्वतुल इस्लाम थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में शुरू हुई थी, इसको भी मुकम्मल अल्तमश ने करवाया था। यानी कि इसका स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का, और इसकी जो मुकम्मल जो है वो अल्तमश ने इसको मुकम्मल करवाया था। उसके बाद अल्तमश जो है ये अपनी एक काबीना बनाता है, कैबिनेट, जो कि 40 पीपल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसे चालीसा का नाम दिया जाता है। चालीसा किसने बनाया था? अल्तमश ने बनाया था। और ये किसके ऊपर मुश्तमिल थी? 40 पीपल्स के ऊपर मुश्तमिल थी। इसमें जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो 40 थे। अब जो मेन पर्सन था इसका चालीसा का, वो गियासुद्दीन बलबन था। यानी कि जो इसको चला रहा था वो कौन था? गियासुद्दीन बलबन था। अल्तमश जो है ना, अल्तमश ने बहुत सारे काम कराए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि उसने एक टंका जो है करेंसी वो इंट्रोड्यूस कराई थी। 1221 में मंगोल्स जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करते हैं और अल्तमश जो है वो इनको शिकस्त देता है। 1221 के अंदर मंगोल्स ने हमला किया था हिंदुस्तान के ऊपर और उन्हें अल्तमश से शिकस्त हुई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा भी अल्तमश ने ही पढ़ाया था। ये जो पीर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, उनका जनाजा भी अल्तमश ने ही पढ़वाया था। उसके बाद अल्तमश जो है वो 1236 के अंदर इसकी डेथ होती है और इसने 25 साल जो है स्लेव डायनेस्टी के अंदर हुक्मरानी की। इसके बाद आती हैं रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना जो होती हैं वो बेटी होती हैं अल्तमश की, और वो 1236 के अंदर गवर्नमेंट को जो है ना टेक ओवर करती हैं रुकनुद्दीन के बाद। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो होता है, इसका पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, सबसे कम तरीन शॉर्ट पीरियड होता है। और ये जो है ना रहती है तकरीबन 1236 से लेकर 1240 तक का टेन्योर रज़िया सुल्ताना का है, जो कि डॉटर होती है अल्तमश की। और ये जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था ये इसका भाई होता है और इसको ये टेक ओवर करती है ये रज़िया सुल्ताना। उसके बाद जो पहली वोमेन रोलर थी हिंदुस्तान की, फर्स्ट वोमेन रोलर भी इसे कहा जाता है हिंदुस्तान का, रज़िया सुल्ताना है। जमालुद्दीन याकूत और रज़िया सुल्ताना लव्स ईच अदर। एक रज़िया सुल्ताना को जो है वो जमालुद्दीन याकूत होता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, और रज़िया सुल्ताना वो उससे शादी करना चाहते हैं जमालुद्दीन याकूत से, लेकिन उसकी जो शादी होती है रज़िया सुल्ताना की वो मलिक अल्तुनिया से होती है। और मलिक अल्तुनिया जो है वो के जमालुद्दीन याकूत को बाद में कत्ल कर देता है। 1240 के अंदर बहराम शाह जो कि भाई होता है रज़िया सुल्ताना का,
वो दोनों अपनी बहन को भी रज़ा सुल्ताना को और उसका जो बहनोई होता है मलिक अल्तुनिया उसको वो कत्ल कर देता है और इसके बाद हुकूमत जो है उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है। बहराम शाह जो है वो 1240 में हुकूमत संभालता है और इसका टेन्योर 1242 तक रहता है, 2 साल होता है। अलाउद्दीन बिकेम रूलर इन 1242 एंड हिज टेन्योर इन 1246। इसके बाद आता है अलाउद्दीन आता है जिसका जो है ना 1242 में बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन हुक्मरानी संभालता है और ये 1246 तक रहता है, 4 साल ये हुकूमत करता है। उसके बाद 1246 में नासिरुद्दीन महमूद आता है, उसका टेन्योर 1246 से शुरू होता है और 1266 तक इसका टेन्योर रहता है। इसके बाद हाजा बारा होता है। हाजा बारा जो थी वो डॉटर होती है गियासुद्दीन बलबन की। जो गियासुद्दीन बलबन था उसकी बेटी थी हाजा बारा, उसकी शादी होती है ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर साहब के साथ। 1266 के अंदर गियासुद्दीन बलबन जो है वो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेता है क्योंकि अल्तमश ने इसे जो है ना ये अल्तमश ने गियासुद्दीन बलबन को 1233 में ये इसे ख़रीदता है, ये ग़ुलाम होता है, ये भी इसे ये ख़रीदता है और ये इसकी काबीना में रहता है और ये चालीसा भी यही चलाता है गियासुद्दीन बलबन। और 1266 में गियासुद्दीन बलबन जो है ये स्लेव डायनेस्टी की कमान संभालता है। बलबन का टेन्योर जो है ये 1266 से लेकर 1287 तक का है। बलबन का जो रियल नेम था वो बहाउद्दीन था। बलबन का जो रियल नाम था गियासुद्दीन बलबन का वो बहाउद्दीन था। बलबन फिनिश्ड चालीसा को वो ख़त्म कर देता है क्योंकि ये इसने खुद ही बनाई होती है और उसे पता होता है कि चालीसा में किस तरह के काम होते हैं। वो मज़ीद आने वाली साजिशों से बचने के लिए वो चालीसा को ही ख़त्म कर देता है। ये स्लेव डायनेस्टी का मजबूत तरीन इसे हुक्मरान कहा जाता है बलबन को। इसने मंगोल पॉलिसी इसने दी थी, यानी कि जो भी मंगोल के ख़िलाफ़ जो है ना इसने मंगोल पॉलिसी दी और इसने मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग की और खोकर फैमिली को इसने अपने साथ शामिल किया और मंगोलों के ख़िलाफ़ इसने जंग की थी और इसने मंगोल पॉलिसी दी थी। उसके बाद बकरा खान और मोहम्मद खान जो बलबन के बेटे होते हैं और ज़फ़र खान जो है वो बलबन का जनरल था। इसके बाद इसने ब्लड और आयरन जो पॉलिसी थी, ब्लड और आयरन पॉलिसी वो इसी ने दी थी कि इसमें नो मर्सी था, यानी कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था उससे कोई इंक्वायरी नहीं करनी, उससे कुछ भी नहीं पूछना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं लेनी, बल्कि उसको क्या करना है, कत्ल कर देना है। उसके बाद मोहम्मद खान आता है। मोहम्मद खान जो है वो उसकी डेथ होती है 1285 के अंदर मंगोल वार में। ये जो है ना बेटा होता है गियासुद्दीन बलबन का। इसकी वफ़ात के बाद जो बलबन जो है वो बड़ा ही गम के अंदर रहता है, अपनी परेशानी में रहता है, बेटे के गम में रहता है और 1287 में इसकी डेथ हो जाती है। 1287 में मुइज़ुद्दीन केकबार होता है जो कि बकरा खान का बेटा होता है, ये हुकूमत संभाल लेता है और ये 1290 तक फिर ये हुक्मरान रहता है। ये आखिरी हुक्मरान था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का जो आखिरी हुक्मरान था वो मुइज़ुद्दीन था। इसको मुइज़ुद्दीन केकबार भी कहा जाता है। और ये 1290 में मलिक फ़िरोज़ होता है जिसका टाइटल था जलालुद्दीन मलिक फ़िरोज़ खिलजी। इसने जो है ना ये हुकूमत संभाल ली स्लेव डायनेस्टी की और वहाँ से अपने आप को जो टाइटल दिया वो खिलजी का टाइटल दिया, मलिक फ़िरोज़ खिलजी का। और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, 1290 से खिलजी डायनेस्टी की आगाज़ होता है।